नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, टेंडर पाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोमती नगर, लखनऊ से आज आपके सामने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। एक महत्वपूर्ण बात ये बतानी है कि ये जो अक्टूबर का मंथ होता है, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह मनाया जाता है। एक उस पूरे महीने को ब्रेस्ट कैंसर के नाम समर्पित किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञों के द्वारा, जानकारों के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में समाज में तरह तरह के जो भी इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ, इसके लक्षणों, इसके इलाज, इसकी डायग्नोसिस, इन सब से संबंधित जानकारी एक प्लेटफॉर्म पे साझा की जाती है, जिससे लोगों के बीच में इसके लिए जागरूकता बढ़े और इस जानलेवा बीमारी से हम अधिक से अधिक बच सकें। इसी क्रम में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस ब्रेस्ट कैंसर ईयर का जो थीम है, वो जो थीम दिया गया है उसका नाम है कि नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। इसका अर्थ ये है कि जो भी ब्रेस्ट कैंसर से व्यक्ति पीड़ित है वो अकेला इसमें नहीं शामिल है, उसमें उसके साथ उसके डॉक्टर, उसकी फैमिली, उसके हॉस्पिटल, उसका समाज और बहुत से वर्ग के लोग हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के पूरे संपूर्ण ट्रीटमेंट के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट के लिए उसके साथ लगे रहेंगे और उसमें वो पूरी तरह से सहयोग दें। क्योंकि अच्छा रिजल्ट ब्रेस्ट कैंसर के इलाज का या अच्छा आउटकम तभी आता है जब हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। इसी चीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो मैं 3 या 4 बिंदुओं में ये बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर के मोस्टली लक्षण क्या है। ब्रेस्ट कैंसर, जैसा कि हमें पता है, स्तन का लक्षण, जो स्तन का कैंसर है, महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। सर्विक्स कैंसर के बाद इसका नंबर आता है। शहरी क्षेत्रों में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में ज़्यादा मिलता है। जो गांव और सुदूर क्षेत्र के या पुअर स्ट्रेटा के लोग हैं, उनमें सर्विक्स कैंसर की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे जानें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रेस्ट के अंदर गांठ होना। पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी गांठ कैंसरस नहीं होती हैं, कुछ गांठ नॉन कैंसरस भी होती हैं। तो गांठ होना एक अपने में सामान्य लक्षण है। सिर्फ ब्रेस्ट में ही नहीं गांठ है, हो सकता है कि बगल में एक्जिला में या कांख में भी गांठ हो सकती है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर की भी शिकायत हो सकती है। ब्रेस्ट के जो निपल हैं उसमें उसके स्ट्रक्चर में चेंज होना, उसमें से डिस्चार्ज हो जाना, ब्लडी डिस्चार्ज होना या निपल का अंदर खिंच जाना भी ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों में से आता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार पेनफुल नहीं होता है, वो बहुत पेनलेस लंप हो सकता है और ये एक बहुत बड़ा अपने आप में साइन होता है कि पेन बिल्कुल नहीं है और गांठ है और वो समय के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। तो जब भी आपको ऐसा कोई लक्षण लगे तो आप इमीडिएटली अपने संपर्क विशेषज्ञ से करें ताकि उसका तुरंत जो है एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन फर्दर किया जा सके। इसीलिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का महत्व दिया जाता है। एटलीस्ट हम उसमें ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने ब्रेस्ट को जब महिला एग्जामिन करती हैं खुद से, तो उनको कहीं ना कहीं जो भी कोई सस्पिशियस गांठ या कुछ भी ऐसा दिखता है तो वो तुरंत उसको हाईलाइट करती हैं, अलार्म करती हैं और डॉक्टर से मिलती हैं। इसीलिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का महत्व है, क्योंकि जितना जल्दी वो गांठ पकड़ा जाएगा उतना अर्ली स्टेज में होगा और उतना बेहतर इलाज होगा। तो ये सारी जानकारी देने का यही मकसद था कि हम उसको जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। अब एक जब हम जानकारी हो गई कि लक्षण क्या है, तो आगे इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहूँगा कि क्या क्या जांचें हैं जिससे हम इसको कंफर्म करते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। जांचों में जिसमें सबसे पहली जांच होगी डायग्नोसिस के लिए जो जांच करते हैं, जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी करने की कई विधि होती है। एक हम लोग ट्रू कट बायोप्सी, मतलब नीडल के द्वारा बायोप्सी करते हैं। दूसरा हो सकता है कि हम पूरी गांठ को ही निकाल दें, जिसको हम लंपेक्टमी बोलते हैं। कई बार होता है कि हम छोटा गांठ का हिस्सा निकालते हैं, बाकी नहीं निकालते, उनको हम इंसिजनल बायोप्सी बोलते हैं। तो बेसिकली बायोप्सी से ही हम इसकी डायग्नोसिस कंप्लीट करते हैं, जो लैब में जाके हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर कंफर्म होता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। FNAC एक और माध्यम है, लेकिन FNAC अब हम नहीं करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए। वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। जहाँ तक संभव है 100% केसेस में हमें बायोप्सी के लिए ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हमें अतिरिक्त जानकारी जरूरी होती है ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए, और वो बायोप्सी पे ही संभव है। FNAC हम कई बार सिर्फ बगल में एक्जिला में कहीं नोड है, उसको जस्ट ये प्रूव करने के लिए कि कैंसरस है या नहीं है, ये जानने के लिए बस कर सकते हैं। लेकिन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर क्या है वो हम FNAC से नहीं जान सकते, इसलिए बायोप्सी का ही महत्वपूर्ण रोल है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो स्टेजिंग के लिए होता है, जिसमें हमारे पास CT स्कैन, पेट स्कैन और बोन स्कैन, ये तीनों
प्रक्रिया होती है जिससे हम करते हैं। हर जगह पे अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टिगेशन यूज़ किया जाता है। अगर संभव हो सकता है, अगर पॉसिबल होता है, अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, उपलब्धि का इशू नहीं है, तो हम पेट सीटी प्रेफर करते हैं। अगर पेट सीटी नहीं हो सकता है तो हम सीटी स्कैन एब्डोमेन का, चेस्ट का और बोन स्कैन जिसमें बोन का है ये टेस्ट करते हैं, जिससे हमारा ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस और स्टेज कन्फर्म हो जाता है। और टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हिस्टोपैथोलॉजी और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग से और आईएससी टेस्टिंग से कंफर्म हो जाता है। ये जानकारी होने के बाद हम इस पर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिसका इलाज किसी व्यक्ति में किसी ब्रेस्ट कैंसर में पहले दवा चला के फिर सर्जरी होती है और उसके बाद रेडिएशन थेरेपी होती है। किसी में पहले सर्जरी हो जाती है, उसके बाद कीमोथेरेपी देते हैं और फिर रेडिएशन थेरेपी देते हैं। और इस तरह से हम विभिन्न ब्रेस्ट कैंसर में अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति का इलाज होता है, जिसको हम पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं। हर व्यक्ति को एक ही प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं देना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये आपका जो कैंसर का डॉक्टर है और जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव टीम है, जहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ये सारे लोग होते हैं, वहीं पे इसका समग्र रूप से कंप्लीट इलाज हो पाता है। और एक चीज़ बताने की बात है कि जितना अर्ली स्टेज में देखा गया है, स्टेज 1 में 90% लोगों में ये कैंसर क्योर हो जाता है अगर हम टाइमली सारा कुछ काम कर लेते हैं विधिवत। स्टेज 2 में ये परसेंटेज थोड़ा सा घट के 70 से 80% के बीच में आता है। स्टेज 3 में 60-70% तक रहता है। स्टेज 4 में पेशेंट्स क्योर मोस्टली नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ जो कम मेटास्टेसिस हो या स्टेज 4 का अर्ली स्टेज 4 टाइप का हो, तो वो भी पेशेंट दवाओं के माध्यम से आज के टाइम में इतनी टारगेटेड दवाइयाँ हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ हैं, हार्मोनल थेरेपीज़ हैं, जिससे 20 से 25% केसेस क्योर भी हो जाते हैं। इवन स्टेज 4 में भी लंबा समय चलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्योर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन 7 से 8 साल, 5 साल, जितना जैसा है सबका वेरिएबल चलता रहता है। तो एक प्रकार से जैसा कि कहा जाता था कि ब्रेस्ट कैंसर अब अपने आप में डेथ सेंटेंस है या कैंसर डेथ सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। अब अगर हम विधिवत इलाज करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, तो पेशेंट को लंबा जीवन भी दिया जा सकता है, इवन स्टेज 4 में भी। और सबसे आखिरी में मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा डर है कि ब्रेस्ट कैंसर मुझे हो गया है सर, तो क्या मेरे परिवार में किसी और को होने का डर है कि नहीं है, या कितना रिस्क है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है आज की डेट में, और हम इसको जेनेटिक या हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर के नाम से जानते हैं। और ये हम कैसे पता करते हैं? जो व्यक्ति ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित होता है उसके ऊपर वो टेस्ट ब्लड के माध्यम से, और इवन हम कई बार ब्रेस्ट कैंसर का जो बायोप्सी का टिश्यू है उस पर टेस्टिंग करके ये जानते हैं कि इस ब्रेस्ट कैंसर में आनुवंशिक प्रवृत्ति है या नहीं है, हेरिडिटरी कैरेक्टर है या नहीं है। अगर वो हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है तो हम लोगों को सचेत करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन की भी ब्लड टेस्टिंग वगैरह करके उन्हें जाना जाए, और अगर वो उनमें भी पॉजिटिव आता है तो उन्हें प्रोफाइलेक्टिक तरीके या इस कैंसर से कैसे बचाया जा सकता है इसकी जानकारी दी जाती है। और ये जानकारी आप जब करेंगे तो खुद भी विशेषज्ञ से समझ सकते हैं। वो एक अपने आप में अलग विधि है, अलग मेथड है, और एक अलग यू कैन से कि अलग सलेशन है, जिसमें हमें कैसे ब्रेस्ट कैंसर होने से बचाना है, आनुवंशिक वाला। तो ये चीज़ एक अलग है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा अपने डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से इसके बारे में राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल होता है। ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटेबल होता है। कुछ जीन होते हैं जो म्यूटेटेड होते हैं, जैसे कि ब्रेका जीन, वो ब्रेस्ट कैंसर से भी एसोसिएटेड है, यूट्रस कैंसर से एसोसिएटेड है, ओवेरियन कैंसर से एसोसिएटेड है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देख लें तो हम इन सब कैंसर से भविष्य में पेशेंट को बचा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।